This is me, Punesh Kumar Temre, and in today's class of design analysis of algorithms, we have to go for basic strategy for divide and conquer technique. So here, where this divide and conquer strategy comes. So as far as design analysis of algorithm is concerned, there are varieties of techniques to design the algorithm. Out of those techniques, one of the techniques is divide and conquer. And as far as your syllabus is concerned, from unit number 2 onwards, into your syllabus, there are various techniques of designing algorithms into your syllabus. So unit number 2 में हम देखने वाले हैं divide and conquer strategy for algorithm design. तो here बेसिकली आपका यूनिट नंबर 2 जो है वो टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और पार्ट 3 जो है दैट इज अबाउट द डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक. तो इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ यूनिट नंबर 2, and now as far as today's class is concerned, here we have to go for what is the working principle and what is the basic strategy for designing the algorithm by using the strategy which is commonly called as divide and conquer. So here first we have to understand where exactly we are. So here you can see basically we have given one problem, and that particular problem we want to solve with the help of a computer. एक प्रॉब्लम दिया हुआ है और उस प्रॉब्लम को हम कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं. अब कोई प्रॉब्लम दिया और उस प्रॉब्लम को अगर हम कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें डिजाइन करना पड़ेगा एल्गोरिथम. तो हियर वी हैव अ प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम डिजाइन करना, दैट इज व्हाट आवर बेसिक है. अगर ये एल्गोरिथम हमें डिजाइन करना है तो एल्गोरिथम डिजाइन करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स क्या है हमें पता होना चाहिए. तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू डिजाइन दिस एल्गोरिथम वी हैव वेरियस डिजाइनिंग टेक्निक्स. और आपके डिजाइनिंग टेक्निक जो है हो सकते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक, हो सकता है ग्रेडिंग मेथड, हो सकता है डायनामिक प्रोग्रामिंग, हो सकता है ग्राफ, हो सकता है बैक ट्रैकिंग, या हो सकता है ब्रांच एंड वॉक. तो ये अलग अलग एल्गोरिथम डिजाइन करने की टेक्निक है. उन्हीं में का एक टेक्निक हम स्टडी करने वाले जिसे हम कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी. एक बार हमारा एल्गोरिथम बन गया, एल्गोरिथम बनने के बाद हमें एल्गोरिथम को एनालाइज करना होता है. और एल्गोरिथम को जब हम एनालाइज करने जाते हैं तो एल्गोरिथम को एनालाइज करने के दो टेक्निक्स हमारे पास होते हैं. एक तो असिम्प्टोटिक एनालिसिस और सेकंड होता है एनपी कंप्लीटनेस. तो ऑलरेडी असिम्प्टोटिक एनालिसिस से हम एल्गोरिथम को कैसे एनालाइज करते हैं, जिसमें बिग ओ नोटेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, थीटा नोटेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, बिग ओमेगा नोटेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, ये हमने अर्लियर क्लासेस में देखा है. तो हियर as far as today's class is concerned, here we have to focus upon how to design the algorithm with the help of divide and conquer technique. तो पहले स्टडी करेंगे हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी. तो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड द प्रॉब्लम इंस्टेंस इनटू 2 और मोर स्मॉलर इंस्टेंसेस ऑफ द सेम प्रॉब्लम, then solve the smaller instances recursively and assemble the solutions to form a solution of original instance. यानी हमें क्या करना है, एक्चुअली हमारे पास एक बड़ा सा प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा, हमें क्या करना है, इस बड़े से प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना. वो छोटे प्रॉब्लम्स को हम बोलेंगे सब प्रॉब्लम्स. अब ये सब प्रॉब्लम 2 भी हो सकते हैं या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो ये प्रॉब्लम अगर हमें दिया है तो ये प्रॉब्लम को हमें मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है, और ये मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स को भी हमें रिकर्सिवली सॉल्व करना है. ध्यान रहे हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है रिकर्सिव. जब कभी भी डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे तो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी यूज करते हुए गिवन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके सब प्रॉब्लम्स को हमें रिकर्सिवली सॉल्व करना है. और रिकर्सिवली सॉल्व करने के बाद जो भी हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे, ये सॉल्यूशंस को लास्ट में हमें असेंबल करना है. दिस असेंबली फेज इज नथिंग बट अ कॉन्कर फेज. तो अगर हम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो सबसे पहले बड़े से प्रॉब्लम को हमें छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है, सब प्रॉब्लम्स को रिकर्सिवली सॉल्व करना है. और रिकर्सिवली सॉल्व करने के बाद में जितने भी रिकर्शन है, ये रिकर्शन को हम कौन सी लेवल तक के लेके जाएंगे. तो दिस रिकर्शन स्टॉप्स व्हेन इंस्टेंस इज रीच व्हिच इज टू स्मॉल टू डिवाइड. इसका मतलब बड़ा सा प्रॉब्लम लिया, उसको हमने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया. मान के चलो कि एक प्रॉब्लम को 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया, फिर 2 को फिर से फर्दर 2, मैंने टोटल हो जाएंगे 4. और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहेगा. कब तक? तो ये वाला प्रोसेस तब तक के चलते रहेगा जब तक के हमारे सब प्रॉब्लम का स्लाइस इतना छोटा ना हो जाए ताकि हम उसको आगे डिवाइड ही ना कर पाए. यानी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फर्दर डिवाइड करना जब तक के स्टॉप नहीं हो जाता तब तक के उसको हमें डिवाइड करते चलना है. अब
डिवाइड करना स्टॉप हम कब करेंगे? तो डिवाइड करना स्टॉप तब करना है जब हमारे प्रॉब्लम का साइज इतना छोटा हो गया है कि उसको फर्दर डिवाइड करने की जरूरत ही ना हो। इसका मतलब कि वो सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कैपेबल अभी हम। तो अगर हमारे सब प्रॉब्लम का साइज इतना छोटा हो गया है कि उस सब प्रॉब्लम को हम बिना डिवाइड किए अगर सॉल्व कर सकते हैं, तो दिस विल बी द स्टॉपिंग क्राइटेरिया फॉर फर्दर डिवीजन। तो जनरली कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जब हम सॉल्व करते हैं, तो जब तक कि हमारे प्रॉब्लम का साइज सिंगल इनपुट वाला नहीं बन जाता तब तक कि हम डिवाइड करते चलते हैं। लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी होते हैं जहाँ पे अगर हमारे सब प्रॉब्लम का साइज 2 है तो फिर भी हम स्टॉपिंग रोक देते हैं। यानी कुछ प्रॉब्लम्स को सिंगल इनपुट के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम को डबल इनपुट के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इनपुट साइड विल बी आइदर 1 or 2 विल बी द स्टॉपिंग क्राइटेरिया। तो दिस इज अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी। Now, whenever we are dividing the instance of a problem, so one can either use whatever decision comes most easily to hand or invest time making the division carefully so that assembly is simplified. इसका मतलब ये है कि जब कभी भी हम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त किस ऑर्डर में हमने डिवीजन परफॉर्म किया है ये ऑर्डर भी हमें याद रखना है। क्यों? क्योंकि जिस ऑर्डर में हमने डिवाइड किया है उसी ऑर्डर में हमको फिर से रीअसेंबल भी करना है, ताकि हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। Therefore, every time at the time of division, whatever order we are performing, that order we have to remember, ताकि रीअसेंबली के वक्त हम सेम ऑर्डर को फॉलो कर सकें। Now, as far as divide and conquer strategy is concerned, जब कभी भी हम कोई एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे तो एल्गोरिथम डिजाइन करते वक्त एल्गोरिथम 2 ही फेजेस में वर्क करेगा या 2 पार्ट में वर्क करेगा। फेज 1 या पार्ट 1 जिसे कहते हैं वो होता है डिवाइड फेज, और सेकंड फेज जो होता है वो है कॉन्कर फेज। अब डिवाइड फेज यानी एग्जैक्टली क्या? तो डिवाइड फेज का मतलब ये है कि आपके पास बड़ा सा प्रॉब्लम दिया है, उस बड़े से प्रॉब्लम को आप सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते चलेंगे। तो जब तक आप सिंगल प्रॉब्लम को मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते चलते हैं, वो वाली फेज को हम डिवाइड फेज कहेंगे। अब कॉन्कर फेज क्या है? तो कॉन्कर फेज का मतलब ये है कि अभी आपका डिवीजन वाला जो प्रोसेस था ये अभी रुक गया है, यानी डिवाइड करने वाला प्रोसेस अभी आपने रोक दिया है। क्यों? क्योंकि आगे आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होगा? आपके इनपुट का साइज सिंगल इनपुट का होगा, आपके प्रॉब्लम का साइज सिंगल इनपुट का होगा, या फिर कुछ कुछ प्रॉब्लम में डबल इनपुट साइज में भी हम स्टॉपिंग क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। तो अभी आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, तब आपने डिवाइड प्रोसीजर को रोक दिया, और एक बार आपका डिवीजन प्रोसीजर रुक गया उसके बाद नेक्स्ट फेज जो होता है दैट इज व्हाट फेज नंबर 2 व्हिच इज कॉल्ड एज कॉन्कर फेज। अब कॉन्कर फेज में हम एग्जैक्टली करेंगे क्या? तो एज फार एज कॉन्कर फेज इज कंसर्न, द सॉल्यूशन टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज देन फॉर्म फ्रॉम द सॉल्यूशंस टू द सब प्रॉब्लम्स। इसका मतलब हम हर सब प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे, और जितने भी सब प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं ये सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ही जोड़ के अभी हमारा जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था उस ओरिजिनल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम फाइंड आउट करेंगे। तो दिस पर्टिकुलर फेज इज कॉल्ड एज सेकंड फेज ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी, दैट इज अ कॉन्कर फेज। अब डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी से अगर हम कोई एल्गोरिथम अगर डिजाइन करते हैं तो वो एल्गोरिथम का ब्लूप्रिंट कैसे रहेगा? तो देयरफॉर हियर वी हैव कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। तो डिवाइड एंड कॉन्कर के लिए जो हम जनरल टेम्पलेट वाला एल्गोरिथम बनाया उसके लिए हमने नाम दिया है डी एंड सी। डी एंड सी का मतलब डिवाइड एंड कॉन्कर, एंड फॉर दैट इनपुट इज अ बिग प्रॉब्लम, हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम की। तो पर्टिकुलरली एल्गोरिथम क्या करता है? 2 फेजेस में वर्क करता है, पहला तो डिवाइड फेज और सेकंड है कॉन्कर फेज। तो डिवाइड फेज में क्या करेगा? तो प्रॉब्लम को डिवाइड करने से पहले हम चेक करेंगे क्या हमारा प्रॉब्लम फर्दर सब डिवाइड करना पॉसिबल है क्या। अब फर्दर सब डिवाइड करना पॉसिबल है क्या, इसका मतलब क्या? मेरे पास अगर कोई प्रॉब्लम दिया है और उस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर बिना डिवाइड किए ही अगर मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो आई थिंक नाउ वी आर कैपेबल ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम ओनली। तो इन सच काइंड ऑफ सिनेरियो देयर इज नो नीड टू गो फॉर द डिवीजन। इसलिए डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम का फर्स्ट लाइन अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेप अगर आप देखोगे तो हियर वी हैव टू अप्लाई इफ स्मॉल p देन रिटर्न एसपी। अब स्मॉल p का मतलब क्या है? स्मॉल p का मतलब ये है क्या मेरा प्रॉब्लम इतना स्मॉल है ताकि मैं उसके लिए सॉल्यूशन रिटर्न कर सकता हूँ। तो इफ स्मॉल p फंक्शन यहाँ पे चेक करेगा क्या मेरे प्रॉब्लम को फर्दर सब डिवाइड करना पॉसिबल है या नहीं। तो फर्दर सब डिवाइड करना पॉसिबल अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जितना स्मॉल साइज का आपका प्रॉब्लम चाहिए था उतने स्मॉल साइज का प्रॉब्लम ऑलरेडी आपके पास है, तो इसलिए आप क्या करेंगे? डायरेक्टली उसके लिए
सॉल्यूशन रिटर्न करेंगे। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा है एस ऑफ पी। तो ये स्मॉल पी इंडिकेट कर रहा है, ये चेक करेगा क्या आपका प्रॉब्लम इतना स्मॉल है क्या कि उसके लिए आप डायरेक्टली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो बिना डिवाइड किए। और एस ऑफ पी रिटर्न करे, एस ऑफ पी ये फंक्शन है जो डायरेक्टली प्रॉब्लम पी के लिए सॉल्यूशन रिटर्न करेगा। तो अगर हम गिवन प्रॉब्लम के लिए डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे थे, सबसे पहले हमने चेक कर लिया क्या हमारे प्रॉब्लम को फर्दर सब डिवाइड करना पॉसिबल है क्या, नहीं है तो डायरेक्टली उसके लिए सॉल्यूशन रिटर्न करेंगे। अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब फर्दर सब डिवाइड करना पॉसिबल है। तो देयरफॉर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड पी, पी यानी क्या हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम, तो डिवाइड पी इनटू स्मॉलर इंस्टेंसेस p1 p2 pk अप टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब ये डिपेंड करेगा आप किस तरह का डिवीजन अप्लाई कर रहे हो। बहुत बार सिंगल प्रॉब्लम को हर बार 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हो, कभी कभार गिवन प्रॉब्लम को आप फर्दर सब 3 सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हो। तो सिंगल प्रॉब्लम हैज टू बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स, तो ये डिपेंड करेगा आप पे कि आप किस तरह का एल्गोरिथम डिजाइन करें। तो ये वाला वैल्यू जो रहेगा ये हमेशा मोर देन 1 होना चाहिए, इसलिए k शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड गिवन प्रॉब्लम p into smaller instances p1 p2 up to pk, and after that what we have to do, जितने भी हमारे पास सब प्रॉब्लम्स बने हैं ये सब प्रॉब्लम्स के लिए फिर से हमें डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम को रिकर्सिवली अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई डी एंड सी टू ईच ऑफ दिस सब प्रॉब्लम्स एंड फाइनली कॉन्कर फिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिकर्सिवली चलते रहेगा। प्रॉब्लम पी को आपने p1 p2 में डिवाइड किया, फिर p1 को p11 p12 p2 को p21 p22, इस तरह से फर्दर आप डिवाइड करते चलोगे। और एक वक्त ऐसा आएगा जब फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा, तो वहां से फिर अभी कॉन्कर फेज स्टार्ट होगा। तो जिस पर्टिकुलर ऑर्डर में आपने डिवाइड किया था उसी के रिवर्स ऑर्डर में अभी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कॉन्कर करना पड़ेगा। तो कॉन्कर फेज यानी क्या करेगा, तो कॉन्कर फेज आपको कंबाइन सॉल्यूशन रिटर्न करेगा। तो देयरफॉर व्हाट यू हैव टू डू, you have to return combine of divide and conquer p1 comma divide and conquer p2 comma divide and conquer pk, यानी p1 p2 pk ये जो आपके सब प्रॉब्लम्स थे इनको कंबाइन करके इनका कंबाइन वाला सॉल्यूशन ही आपके ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहेगा। तो दिस इज द एग्जैक्ट लॉजिक ऑफ हाउ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम वर्क्स। नेक्स्ट, जितने भी हमने फंक्शंस देखे थे डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम में, ये फंक्शंस कौन से तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला फंक्शन तो है डी एंड सी, सेकंड फंक्शन है स्मॉल पी, थर्ड फंक्शन है एस पी, एस ऑफ पी, और चौथा है कंबाइन। कंबाइन यानी सिंपली जोड़ना। एस ऑफ पी क्या और स्मॉल ऑफ पी क्या, ये दोनों फंक्शंस हम समझ लेते हैं। तो देयरफॉर फर्स्ट फंक्शन वी हैव स्मॉल ऑफ पी। तो स्मॉल ऑफ पी क्या है, तो स्मॉल ऑफ पी इज अ बूलियन वैल्यूड फंक्शन व्हिच डिटरमाइंस वेदर द इनपुट साइज इज स्मॉल इनफ सो दैट आंसर कैन बी कंप्यूटेड विदाउट स्प्लिटिंग, यानी बिना सब डिवाइड ये हमारे प्रॉब्लम को क्या हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते क्या, इतने साइज का हमारा प्रॉब्लम है क्या। तो अगर ऑलरेडी बिना डिवाइड किए सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते, इतना प्रॉब्लम हमारा ऑलरेडी स्मॉल है, तो नाउ देयर इज नो नीड टू गो फॉर फर्दर स्प्लिटिंग और फर्दर सब डिवीजन। तो ये चेक करने के लिए जो फंक्शन यूज करके दैट इज व्हाट अ स्मॉल पी। और सेकंड फंक्शन है एस ऑफ पी। तो एस ऑफ पी फंक्शन क्या है, एस ऑफ पी फंक्शन हमेशा आपको सॉल्यूशन रिटर्न करेगा, ठीक है। And then what we have to do, we have to apply D and C function। तो D and C function है डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, जो अभी हमने एल्गोरिथम स्टडी किया था, यही वाला एल्गोरिथम हम फर्दर सब प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे। तो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम का वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं, ग्राफिकली समझ लेते हैं कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करेगा। तो यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम जो है ये टॉप डाउन अप्रोच में वर्क करता है, और टॉप डाउन अप्रोच में वर्क करते वक्त भी यहाँ पे 2 फेजेस रहेंगे। पहला फेज जो रहेगा वो डिवाइड फेज रहेगा, और सेकंड फेज जो रहेगा वो कॉन्कर फेज रहेगा। तो डिवाइड फेज क्या, तो जब कभी भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम दिया है तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा प्रॉब्लम इतना छोटा है कि उसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं बिना सब डिवाइड किए। अगर ऐसा है तो डायरेक्टली उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, और इफ नॉट तो ऐसे सिचुएशन में हमें हमारे प्रॉब्लम को फर्दर सब डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हियर दिस इज व्हाट द एग्जैक्ट रोल ऑफ phase 1, that is a divide phase। So what we have to do, divide the problem into number of sub problems and then sub problems are solved recursively। तो हर सब प्रॉब्लम को हमें रिकर्सिवली सॉल्व करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम P दिया है, और ओरिजिनल प्रॉब्लम P का साइज जो है वो 8 है। यहाँ पे 8 एलिमेंट्स का मेरे पास एक अरे दिया हुआ है, और उसमें कोई तो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मेरे पास बोला है। तो प्रॉब्लम P कंसिस्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8। तो एलिमेंट नंबर 1 से लेके एलिमेंट नंबर 8 ऐसे टोटल 8 एलिमेंट के साथ ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिया है। अब सिचुएशन ऐसा है
कि जब तक कि मेरे प्रॉब्लम में सिंगल इनपुट नहीं रहेगा तब तक मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। तो क्या प्रॉब्लम पी को मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ क्या? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि हमारे इनपुट में, हमारे प्रॉब्लम में जब तक सिंगल साइज का इनपुट नहीं रहेगा तब तक हम शायद उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इस तरह का अगर मेरे पास में कंस्टेंट है तो गिवन प्रॉब्लम पी जो है यहाँ पे टोटल इनपुट साइज है गेट, तो देयरफॉर दिस इज व्हाट अ प्रॉब्लम विद येट इनपुट, और येट इनपुट के साथ हम प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। कब सॉल्व कर सकते? जब सिंगल इनपुट रहेगा। तो देयरफॉर व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू सब डिवाइड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो देयरफॉर इनिशियली मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो येट इनपुट के साथ है, एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट लेवल पे मुझे इसको डिकम्पोज करना पड़ेगा यानी डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि येट इनपुट साइज के साथ मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर सकता था। अगर सॉल्व नहीं कर सकता तो फर्दर सब डिवाइड करेंगे। तो सब डिवाइड करने का तरीका ऐसा हमारे पास है कि हम एक प्रॉब्लम के दो सब प्रॉब्लम्स बनाएंगे और जितना भी इनपुट था उसको आधा आधा बांट लेंगे। तो एक्चुअल इनपुट कितना था हमारे पास येट, और ओरिजिनल प्रॉब्लम कितना था सिंगल। तो अभी सिंगल के दो प्रॉब्लम बनेंगे यानी कितने बन जाएंगे? दो। तो प्रॉब्लम P इज डिवाइडेड इनटू टू सब प्रॉब्लम्स P1 एंड P2, और इनपुट जो था वो आधा आधा हो जाएगा। तो इनिशियल इनपुट कितना था? 8। तो अभी जो दो सब प्रॉब्लम्स बने उनका इनपुट साइज क्या हो जाएगा? एक्चुअल जितना था उसका आधा यानी 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 4। तो आप पहला सब प्रॉब्लम देख सकते हैं P1 जिसमें इनपुट साइज है 4 और सेकंड वाले का इनपुट साइज है फिर से 4। तो अभी हम प्रॉब्लम P1 और प्रॉब्लम P2 पे फिर से डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम रिकर्सिवली अप्लाई करेंगे। गेटिंग इट? तो दिस इज व्हाट द वर्किंग फंडामेंटल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। नाउ व्हाट हैपेंस, क्या आप प्रॉब्लम P1 को बिना सब डिवाइड के सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो आंसर फिर से आपका नो है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट ये है जब तक सिंगल इनपुट साइज का प्रॉब्लम आपके पास नहीं रहेगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो देयरफॉर P1 तो 4 इनपुट के साथ है इसलिए आप उसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। सेम सिचुएशन इज एप्लीकेबल फॉर P2 आल्सो। देयरफॉर वंस अगेन डिवाइड एंड कॉन्कर आप अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट लेवल में जब डिवाइड एंड कॉन्कर फिर से अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम P1 को फिर से आपको सब डिवाइड करना पड़ेगा। तो P1 एक है तो P1 के फिर से दो सब प्रॉब्लम्स बनेंगे, और P2 एक है तो P2 के फिर से दो सब प्रॉब्लम्स बनेंगे। ऐसे टोटल सब प्रॉब्लम्स अभी आपके पास हो जाएंगे 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड लेवल जब हमने कॉल किया डिवाइड एंड कॉन्कर P1 P2 के लिए, तो रिकर्सिव फंक्शन जब हम डिवाइड एंड कॉन्कर P1 और P2 के लिए अप्लाई किया तो प्रॉब्लम P1 इज सब डिवाइडेड इनटू P11 एंड P12 एंड प्रॉब्लम P2 इज डिवाइडेड इनटू P21 एंड P22। तो इस तरीके से प्रॉब्लम P1 और प्रॉब्लम P2 दोनों सब डिवाइड हो गए, और अभी टोटल आपके पास 4 सब प्रॉब्लम्स हो गए, P11, P12, P21, P22। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अभी हम P11, P12, P21 और P22 इनमें से किसी भी प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा कंस्ट्रेंट बिल्कुल फिक्स है। हम प्रॉब्लम को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे प्रॉब्लम का इनपुट साइज 1 होगा। अब यहाँ पे चारों के चारों सब प्रॉब्लम्स का इनपुट साइज सिंगल नहीं है, कितना है? डबल है। इसलिए फिर से हमें डिवाइड एंड कॉन्कर नेक्स्ट लेवल पे अप्लाई करना पड़ेगा, एंड नाउ इट विल बी अ थर्ड लेवल कॉल फॉर डिवाइड एंड कॉन्कर फॉर प्रॉब्लम्स P11, P12, P21 एंड P22। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड लेवल कॉल। तो हियर वी हैव थर्ड लेवल कॉल फॉर डिवाइड एंड कॉन्कर टू प्रॉब्लम्स P11, P12, P21 एंड P22। तो अभी क्या किया, P11, P12, P21 एंड P22 फिर से डायरेक्टली सॉल्व नहीं थे इसलिए हमने उसको सॉल्व किया। तो सॉल्व किया है रिकर्सिवली कॉल किया। तो रिकर्सिवली मान के चलो कि हम P11 को कैसे किए, तो P11 को सबसे पहले तो चेक किए क्या डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? आंसर था नो, नहीं है। तो फिर उस पर फिर से हमने डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी अप्लाई किया। तो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी क्या बोल रहा है कि प्रॉब्लम अगर सॉल्वेबल नहीं है तो उसके दो पार्ट्स में उसको या दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करो और इनपुट से ज्यादा बांट लो। तो इनपुट साइज कितना था? 2। तो नए जो दो सब प्रॉब्लम्स बनेंगे उनका इनपुट साइज कितना हो जाएगा? 2/2। 2/2 बोले तो 1/1। इसलिए प्रॉब्लम P1 जो है वो सिंगल इनपुट के साथ एक सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। तो P11 को देख सकते हो कि हमने डिवाइड किया P11 एच P11 एंड P11 एच P11 यानी P11 एंड P11 इस तरह से P11 के दो पार्ट बन गए। और अभी आप यहाँ पे अगर देख सकते हो तो आपका इनपुट साइज सिंगल है। तो इस तरीके से सेम सिनेरियो अप्लाई किया हमने सब प्रॉब्लम P12 के साथ, सब प्रॉब्लम P21 के साथ, सब प्रॉब्लम P22 के साथ। एंड नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड लेवल कॉल फॉर डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी, नाउ वी हैव टोटल 8 सब प्रॉब्लम्स P111 से लेके P222 तक के। आप लास्ट लेवल में देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 सब प्रॉब्लम्स है, और जबकि हर सब प्रॉब्लम का साइज जो है वो सिंगल है। एंड देयरफॉर नाउ देयर इज अ सिचुएशन कि हमें इसको फर्दर सब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है।
और फर्दर सब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली जितने 8 सब प्रॉब्लम्स हमारे पास है ये सबको हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, और इंडिविजुअली सॉल्व करने के बाद अभी इनका जो सॉल्यूशन रहेगा ये सॉल्यूशन को हम सेकंड फेज में यानी कॉन्कर फेज में कॉन्कर करेंगे यानी इनका सॉल्यूशन जो रहेगा इसको कंबाइन करेंगे। तो नाउ सब प्रॉब्लम्स आर सॉल्वेबल, नो नीड टू डिवाइड द प्रॉब्लम्स इनटू सब प्रॉब्लम्स फर्दर, क्योंकि सिंगल साइज का प्रॉब्लम बन गया। तो सब प्रॉब्लम्स आर सॉल्व रिकर्सिवली एंड फेज 2 विल गेट स्टार्ट्स। और फेज 2 जब हमारा स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होते वक्त ऑटो के ऑटो सब प्रॉब्लम्स को हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे और इनके सॉल्यूशन रिकर्सिवली ऊपर हम अपलोड करेंगे और सेकंड फेज हमारा स्टार्ट होगा। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी हमारा सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है एंड सेकंड फेज इज कॉन्कर फेज। तो कॉन्कर फेज जो है वो डिवाइड फेज का रिवर्स वर्क करता है। तो पहला फेज जो था डिवाइड फेज ये टॉप डाउन मैनर में वर्क करता है, फेज जो है वो बॉटम अप फैशन में वर्क करेगा। और बॉटम अप फैशन में वर्क करते हो तभी हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा प्रॉब्लम्स है ये हर प्रॉब्लम को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे और इंडिविजुअली सॉल्व करने के बाद इनके सॉल्यूशन ग्रेजुअली जिस ऑर्डर में हमने स्प्लिट किए थे उसी फैशन में भी हम अपलोड करेंगे। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम is formed from the solutions to sub problem. So what we have to do, we have to patch together the answers. तो जैसे P111 and P112 ये जो दोनों सब प्रॉब्लम थे, ये दोनों सब प्रॉब्लम का जो भी आंसर था, जैसे आप देख सकते हैं हियर एक सब प्रॉब्लम है और दूसरा सब प्रॉब्लम है, ये दोनों के आंसर को फाइंड आउट करके जो रिजल्टेंट आंसर बनेगा दैट रिजल्टेंट आंसर विल बी द आंसर टू प्रॉब्लम P11। सेम प्रॉब्लम P121 एंड P122 इनका जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन रहेगा यानी इनके सॉल्यूशंस को कंबाइन करके जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम P12। सेम P211 एंड P212 दोनों के सॉल्यूशन को इंटीग्रेट करने के बाद या पैच करने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा दैट विल बी द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम P21 एंड प्रॉब्लम P221 एंड P222 दोनों के सॉल्यूशन को मर्ज करने के बाद या कंबाइन करने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी द फाइनल सॉल्यूशन टू P2। तो नाउ एट दिस पर्टिकुलर लेवल आई एम हैविंग टोटल 4 सब सॉल्यूशन, 4 सब प्रॉब्लम्स भी है और 4 सब सॉल्यूशंस है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये 4 सब सॉल्यूशंस को कंबाइन करके नेक्स्ट लेवल पे 2 सॉल्यूशंस हमें फॉर्मुलेट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे P11 और P12 प्रॉब्लम P11 और प्रॉब्लम P12 ये दोनों के 2 सब सॉल्यूशंस रहेंगे, उनको पैच करके एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाएंगे दैट रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी फॉर प्रॉब्लम P1। वैसे ही प्रॉब्लम P21 एंड प्रॉब्लम P22 2 सब सॉल्यूशंस हमारे पास है, ये 2 सब सॉल्यूशंस का एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम P2। तो अभी हमारे पास 2 रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, एक है फॉर प्रॉब्लम P1 और दूसरा है फॉर प्रॉब्लम P2। तो नेक्स्ट लेवल यानी हमारा लेवल 3 जो रहेगा लेवल 3 मींस लेवल 1, क्यों, क्योंकि नीचे से हम आ रहे तो पहले लेवल 3 को प्रोसेस किया बाद में लेवल 2 को और अभी लेवल 1 को प्रोसेस कर रहे हैं। तो लेवल 1 को जब हम प्रोसेस करें लेवल 1 को प्रोसेस करते वक्त प्रॉब्लम P1 और प्रॉब्लम P2 का जो सॉल्यूशन रहेगा ये दोनों के सब सॉल्यूशंस को पैच करने के बाद या कंबाइन करने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा नाउ दैट विल बी द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम जो कि हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम था। तो इन दिस वे कॉन्कर प्रोसेस विल वर्क। तो जनरली डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी हम यूज जब करेंगे तो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी यूज करते हुए बेसिक फंडामेंटल यही है कि पहले आपके एल्गोरिथम का फेज 1 यानी डिवाइड फेज काम करेगा और डिवाइड फेज जब तक ये वर्क कर रहा है तब तक आपको हर बार चेक करना है कि आपके सब प्रॉब्लम का साइज फर्दर डिविजिबल पॉसिबल है क्या, यानी सब प्रॉब्लम का साइज इतना छोटा तो नहीं हो गया कि आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सको। अगर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते तो आपको वहीं पे सॉल्यूशन रिटर्न करना, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते चले। एंड वंस डिवीजन विल बी कंप्लीटेड यानी आपके सारे प्रॉब्लम का साइज स्मॉल इनफ जब हो जाएगा तब आपको रिकर्सिव फेज स्टार्ट करना है और जिस पर्टिकुलर ऑर्डर में स्प्लिट अप किया था उसी ऑर्डर में मर्ज करते हुए आपको सॉल्यूशन को फाइनली कॉन्कर करना है। तो दिस इज अबाउट द डिवाइड फेज एंड कॉन्कर फेज। नाउ वी हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग what will be the time complexity regarding the divide and conquer strategy type of algorithms are। तो जब कभी भी डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं तो एक बड़े से प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम्स में यानी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते जाते हैं और फिर फाइनली कॉन्कर करते हुए सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अगर इस टेक्निक से अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा था कि सब
प्रॉब्लम के भीतर ही सब प्रॉब्लम बनाए और सब प्रॉब्लम के भीतर फर्दर सब प्रॉब्लम बनाए। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं रिकर्शन दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला था डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी जब हम अप्लाई कर रहे थे तो रिकर्शन इंप्लीमेंट करते थे। तो रिकर्शन जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त जो कोई भी एक रिलेशन बनाएंगे तो दैट पर्टिकुलर रिलेशन विल बी रिकर्सिव फंक्शन। और रिकर्सिव फंक्शन जो रहेगा वो रिकर्सिव फंक्शन फॉर डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम जो रहेगा दैट विल बी ऑफ दिस टाइप। तो ये साइज ऑफ टू सब प्रॉब्लम्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। क्यों? क्योंकि एक सिंगल प्रॉब्लम को दो अलग अलग सब प्रॉब्लम्स में अगर डिवाइड कर रहे हो, ये अगर हम अजम्पशन मान के चलते हैं तो हमारा रिकर्सिव रिलेशन जो बनेगा दैट विल बी टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू जी ऑफ एन इफ एन इज स्मॉल, अदरवाइज इट विल बी ट्वाइस टी एन बाय 2 प्लस एफ ऑफ एन। हमने अजम्पशन ये लिया है कि जब हम डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं तो हमने सिंगल प्रॉब्लम को एग्जैक्टली दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया और इनपुट साइज हमने आधा कर लिया। गेटिंग? तो सिंगल प्रॉब्लम अगर 10 इनपुट के साथ एक ही प्रॉब्लम मेरे पास है तो फिर मेरे पास दो सब प्रॉब्लम्स बनेंगे और इनपुट साइज 5 हो जाएगा। इस तरीके का हमने अजम्पशन यहाँ पे लिया है। और ऑन दिस अजम्पशन अगर हम रिकर्सिव फंक्शन को डिजाइन करते हैं तो रिकर्सिव फंक्शन रहेगा यहाँ पे टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू ट्वाइस टी एन बाय 2 प्लस एफ ऑफ एन। अब इस पर्टिकुलर रिकर्सिव फंक्शन को अगर आप केयरफुली देखते हो तो ये रिकर्सिव फंक्शन कहीं ना कहीं आपको लॉगरिथमिक रिकर्सिव फंक्शन दिखेगा। इसलिए जब हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड से लॉगरिथमिक रिकरेंसेस सॉल्व किए थे, अर्लियर वीडियोस को आप रेफर कीजिएगा, तो वहां पे हमने बोला था कि पर्टिकुलरली लॉगरिथमिक रिकरेंसेस तभी बनते हैं जब हम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी यूज करने की वजह से मेरा रिकरेंस जो बन रहा है वो रिकरेंस है टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू ट्वाइस टी एन बाय 2 प्लस एफ ऑफ एन। इस तरह का रिकर्सिव फंक्शन हमारे पास बनेगा। और इस पर्टिकुलर रिकर्सिव फंक्शन को अगर हमें सॉल्व करना है तो लॉगरिथमिक रिकरेंस होने की वजह से हम जनरल फॉर्मेट ऑफ लॉगरिथमिक रिकरेंस यहाँ पे अप्लाई करके मास्टर थ्योरम से ऐसे रिकरेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा रिकर्सिव फंक्शन जो था वो था टी ऑफ एन इज इक्वल टू ट्वाइस टी एन बाय 2 प्लस एफ ऑफ एन। और ये लॉगरिथमिक रिकरेंस है। जनरल टेम्पलेट ऑफ लॉगरिथमिक रिकरेंस जो होता है वो होता है टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी एन बाय बी प्लस एफ ऑफ एन, जहाँ पे ए की वैल्यू ए के एक से बड़ी होनी चाहिए और बी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो हमारे रिकर्सिव फंक्शन को केयरफुली अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ए की वैल्यू जो है वो 2 दिख रही होगी यहाँ पे और बी की वैल्यू जो है वो भी 2 दिख रही है। तो ए की वैल्यू 2 परमिसिबल है क्या? यस। ए की वैल्यू ए के एक से बड़ी होनी चाहिए, हमारे पास 2 है तो परमिसिबल है। और बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, यहाँ पे 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो ये आपका लॉगरिथमिक रिकरेंस बनता है हमेशा डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी यूज करने का जो भी एल्गोरिथम रिकर्सिव फंक्शन बनेगा। और अभी ये लॉगरिथमिक रिकरेंस होने की वजह से हम इसको मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉगरिथमिक रिकरेंस। अब देखेंगे कि डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी पर्टिकुलरली किस किस एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। तो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी अप्लाई करके काफी सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। इनमें के इसके जो मेजर एप्लीकेशंस वो है कि बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट या फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टेक्निक बाय स्ट्रेसन्स। तो दीज आर द वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशंस है जहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी को यूज किया है। अब ऐसा नहीं कि इतने ही एप्लीकेशंस है, काफी सारे एप्लीकेशंस है, बट एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न हमें ये 4 प्रॉब्लम्स या 4 एप्लीकेशन स्टडी करने हैं डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी के अंदर। बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और स्ट्रेसन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टेक्निक को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट basics of divide and conquer strategy. Thank you.